मॉर्निंग बच्चों, मैं आपके लिए आज समझाऊंगी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। मैंने उस दिन आपको समझाया था समावेशी शिक्षा की परिभाषा एवं अर्थ, फिर इसकी जरूरी विशेषताएं, वो तो आपने पढ़ी थी। अब आपका ये आएगा टॉपिक समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। ये भी मैं आपको 5 करा चुकी हूँ। अब आज हमारा होगा 6, यानी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। inclusive curriculum, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम, यानी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। उस दिन मैंने आपको 5 सिद्धांत समझाए थे, यानी शिक्षण विधि संबंधी सिद्धांत, यानी शिक्षण के प्रति हमारा समावेशी शिक्षा में क्या स्थान होना चाहिए, ये मैंने बताया था। सेकंड पॉइंट था मेरा शिक्षण अधिगम सामग्री का सिद्धांत, यानी अधिगम मीन्स सीखना, यानी समावेशी शिक्षा में हमें किस तरह की चीज़ सीखनी चाहिए, तो वो था अधिगम, यानी अधिगम मीन्स सीखना। तीसरा पॉइंट हमारा था शिक्षण संबंधी प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत, कि इसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये हमारा था तीसरा। अब चौथा है हमारा पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं का समावेश, यानी समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। 5वां था हमारा जीवन कौशलों का सिद्धांत, यानी इसमें बच्चे की दक्षता पर निर्भर करता है, यानी जीवन कौशलों संबंधी, यानी इसमें छात्र की कौशल संबंधी, यानी कौशल यानी दक्षता कि उसमें कितनी योग्यता है, ये था हमारा 5वां पॉइंट। अब हमारा छठा आता है आज विकास संबंधी सिद्धांत। हमारा छठा पॉइंट होता है विकास संबंधी विकास यानी बच्चे का विकास होना, यानी डेवलपमेंट, यानी बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट रिलेटेड, प्रिंसिपल, यानी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रिंसिपल्स, यानी बच्चे का विकास, यानी शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से बच्चे का विकास किस स्तर तक पहुंच रहा है। तो समावेशी शिक्षा में विकास संबंधी सिद्धांतों का भी समावेश किया गया है, जिससे बच्चे का विकास का हमें पता चलता रहे कि इसका ये कहाँ से कहाँ तक सीख चुका है। तो इस तरह से इसमें इसकी दृष्टि से पाठ्यक्रम में सर्वांगीण विकास, यानी बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए और व्यक्तिगत विकास भी होना चाहिए। संपूर्ण विकास और व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत का अनुकरण किया गया है, और व्यक्तिगत विकास के सिद्धांतों में सभी छात्रों में निहित विविध योग्यताओं को देखा जाता है, यानी विभिन्न प्रकार की योग्यताएं और कौशलों का विकास करने वाली सामग्रियों एवं गतिविधियों को, मैंने गतिविधि आपको बताया था, यानी बच्चे के अंदर एक्टिविटीज़। तो बच्चे के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, यानी वो किस प्रकार की कला को सीख सकता है, जिससे जो वो जल्दी जिस चीज़ को वो अच्छी तरह से हासिल कर सके। तो यानी उसके अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी है, हर बच्चे के अंदर अपनी अलग अलग एक्टिविटी होती है, तो वो किस प्रकार की एक्टिविटी को जल्दी सीख सकता है, तो उसको वही तरीका अपनाना चाहिए बच्चे के साथ। तो इसलिए संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में उस स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक वगैरह इन सभी चीज़ों का विकास हो सके। यानी नैतिकता के प्रति, यानी नैतिक शिक्षा तो आपने पढ़ी होगी, यानी जिससे बच्चे के आचार विचार पता चले कि बच्चे के अंदर संस्कार क्या हैं, उसके आचार विचार, यानी कभी झूठ नहीं बोलना, बड़ों का सम्मान करना, चोरी नहीं करना, वो तो हमारे आते हैं नैतिकता के
नैतिकता से संबंधित। तो और समाज और सामाजिक यानी समाज के प्रति छात्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। समाज की प्रगति के लिए बच्चे को कुछ ना कुछ प्रयत्न करना चाहिए जिससे समाज की उन्नति हो सके। तो बच्चे के समाज के प्रति भी कर्तव्य होना चाहिए। और शारीरिक यानी शरीर से संबंधित कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, यानी वो बच्चा स्वस्थ है तो वो हर तरह से सीख सकता है। यदि बच्चा स्वस्थ है तो वो हर तरह से सीख सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, यानी पूर्ण रूप से स्वस्थ है बच्चा। और फिर उसको अनुलोम विलोम कपालभाति जो हम करते हैं यानी शारीरिक विकास। फिर आता है हमारा मानसिक, यानी मानसिक दृष्टि से उस बच्चे का स्तर कैसा है, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, सीखने की क्षमता कैसी है कि वो ठीक से हमारी बात को ग्रहण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार की शिक्षा को भी समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। अब आध्यात्मिक यानी भगवान के प्रति आस्था, यानी छात्र के भगवान के प्रति आस्था और विश्वास भी होना जरूरी है, तभी बच्चा अच्छी तरह से सुधर बन सकता है। तो समावेशी शिक्षा में इसीलिए विकास संबंधी सिद्धांत का भी समावेश किया गया है जिससे छात्र अच्छी तरह से सीख सकें। अब हमारा अगला पॉइंट आता है मूल्य संबंधी सिद्धांत। मूल्य संबंधी सिद्धांत यानी मूल्य यानी वैल्यू रिलेटेड प्रिंसिपल, यानी वैल्यू रिलेटेड यानी मूल्य संबंधी सिद्धांत। तो समावेशी पाठ्यक्रम में मूल्य संबंधी सिद्धांत को भी समावेश किया गया है। इसमें आ जाते हैं समावेशी पाठ्यक्रम में हमारे आ जाते हैं प्रजातांत्रिक मूल्य, यानी प्रजातांत्रिक यानी जो प्रजा से संबंधित है। आजकल तो सब जगह जनता की चलती है, ये तो आपको पता है। जनता के अनुरूप ही सब कुछ तैयार किया जाता है। यदि कोई इलेक्शन में भी खड़ा होता है तो जनता उसे वोट डालती है, तभी तो वो जीतता है, तभी तो वो चुना जाता है नेता। तो सभी कुछ जनता के अकॉर्डिंग है। तो यानी प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। समावेशी शिक्षा में मूल्य संबंधी सिद्धांतों में हमारा आता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत, यानी प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने वाली सामग्री का भी समावेश किया गया है इसमें, जिससे छात्रों में समानता, स्वतंत्रता, जिससे छात्रों में समानता बनी रहे, स्वतंत्रता यानी समानता यानी किसी के अंदर कोई भेदभाव ना हो, जैसे कुछ भेदभाव की भावना होनी भी नहीं चाहिए छात्र के अंदर कि कौन किस कास्ट का है, किसी प्रकार का कोई भी है, ये बच्चा इंटेलिजेंट ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम होशियार है, तो इस तरह का किसी के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी सभी के अंदर समानता का व्यवहार होना चाहिए जिससे सभी एक साथ समावेशी शिक्षा में अध्ययन कर सकें। और स्वतंत्रता का भी आजकल सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, यानी स्वतंत्रता ही इसका कारण है। जैसे स्वतंत्र यदि बच्चा स्वतंत्र है कि वो हर प्रकार से स्वतंत्र है तो वो अपना खुद ही निर्णय ले सकता है कि हमें क्या करना है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार भी है उसे। फिर अपने उसका क्या अधिकार है ये भी होना चाहिए कि हमें किस तरह, मतलब हर बच्चे का अपना अपना अधिकार अलग अलग होता है। और फिर और कर्तव्यों के प्रति भी इसमें जागरूकता और उन्नति हो सके, यानी अपने हर व्यक्ति के अपने अपने कर्तव्य होते हैं, यानी कर्तव्यों के प्रति अपने यानी हमें समाज के प्रति अच्छे कर्तव्य करना चाहिए कि जिससे समाज की अच्छी तरह से उन्नति हो सके। तो हमें अपने किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमारे आचार विचार भी अच्छे होना चाहिए। तो हमें बच्चों को हम वही शिक्षा देंगे जो हमारे विचार है, तो हम बच्चों को वो सिखाएंगे कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, सभी को समानता से देखो, किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए। यानी पढ़ाते समय हम लोग यही समझाते हैं शिक्षक कि समानता का व्यवहार तो होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समानता है, स्वतंत्रता है, अधिकार है, कर्तव्यों के प्रति, जिससे छात्र के अंदर जागरूकता और उन्नति का प्रचार हो सके, यानी जागरूकता और उन्नति उत्पन्न हो सके। इसके साथ नैतिक और मानवीय मूल्यों का भी समावेश किया गया है जिसमें अक्षम छात्र एवं सामान्य छात्र एक दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भावना को सीख सकें।
यानी इसका भी इस भावना, इस तरह की भावना भी उनके अंदर विकसित हो जाए। सही, यानी जो अक्षम बालक है, हमने आपको पहले भी बताया था, जो अक्षम बालक है यानी जिनमें अच्छी प्रकार से सीखने की क्षमता नहीं है, तो वो अक्षम बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी जो बालक अच्छी तरह से सीख नहीं सकते, जो श्रेष्ठ बुद्धि के बालक होते हैं, तो उनको तो हम जरा सा समझाएंगे तो वो तुरंत कैच कर लेंगे। और कुछ बालकों को, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना स्तर होता है, किसी का उच्च स्तर होता है, किसी का निम्न स्तर होता है। तो यदि निम्न स्तर वाला बच्चा है जो ढंग से सीख नहीं पा रहा, उसमें क्षमता नहीं है, यानी अक्षम वाला, तो वो ठीक से सीख नहीं पा रहा है, तो हम उसे भी समान दृष्टि से ही देखना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसको नेगलेक्ट कर दें कि आप बाद में पढ़ना या बाद में पूछना हमसे, तो यानी उसको तो और पहले देखना चाहिए। क्योंकि जो सामान्य बच्चा है वो तो हमारी बात सुन के भी ग्रहण कर लेगा, लेकिन जो अक्षम बालक है उसको तो हमें थोड़ी मेहनत करानी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएगा। क्योंकि वो अक्षम बालक है, उसमें ज़्यादा क्षमता नहीं है। और अपवांछित बालक यानी जो पैरों से चल नहीं सकते, हाथों से लिख नहीं सकते, यानी उनके हाथ पैरों में थोड़ा डिफेक्ट टाइप है, तो जैसे तो वो पैरों से चल नहीं सकते, तो उन बच्चों को हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो उनके लिए वहीं बैठे बैठे कोई खेल करवाया जाए, या उनसे कहें आपको अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम है, कपालभाति, इस तरह की क्रियाएँ संपन्न कराई जाए। तो ये सभी क्रियाएँ जो होती हैं वो सामान्य बच्चे के लिए भी लाभदायक है, यानी इन क्रियाओं को सामान्य बच्चा भी कर सकता है। तो इसीलिए और इसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ, तो इसमें सभी को जब हम एक प्रकार की शिक्षा देंगे तो किसी के अंदर हीन भावना ही नहीं आएगी, और सभी के अंदर यानी सद्भावना विकसित होगी, यानी अच्छी भावना, और उसमें अच्छी भावना विकसित होगी। और सहयोग, वो लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग करेंगे, क्योंकि हम सिखाएंगे भाई इसकी हेल्प करो। जैसे कुछ बच्चे बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, तो उनसे कहें अब आप लोग ऐसा करो, अब इन बच्चों की हेल्प करो, जिससे उनके अंदर सहयोग की भावना का प्रचार हो, सहयोग की भावना और सद्भावना विकसित हो। सद्भावना यानी अच्छी भावना, तो जिससे वो लोग अच्छी तरह से एक समान समझें एक दूसरे के लिए, और कोई भी किसी के अंदर भी कोई हीन भावना का ऐसा ना हो। अब हमारा अगला पॉइंट आता है संश्लेषण एवं विश्लेषण का सिद्धांत। 8वां पॉइंट आता है हमारा संश्लेषण एवं विश्लेषण। आप ये पॉइंट नोट करते जाइएगा। यानी संश्लेषण एवं विश्लेषण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ संश्लेषण यानी सिंथेसिस। एंड एनालिसिस। यानी प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस एंड एनालिसिस, यानी संश्लेषण एवं विश्लेषण। यानी समावेशी शिक्षा में संश्लेषण और विश्लेषण का भी समावेश किया गया है, जिससे बच्चा अच्छी तरह से सीख सके। जैसे संश्लेषण यानी हर प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करना। संश्लेषण हर प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करना, हम इकट्ठा करके फिर उन छात्रों को फिर विश्लेषण यानी उनकी जांच परख करना, इसको ही संश्लेषण और विश्लेषण कहा जाता है। तो हम इसका भी समावेशी पाठ्यक्रम के निर्माण एवं प्रयोग दोनों में ही संश्लेषण और विश्लेषण के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय विविध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं गतिविधियों का संश्लेषण एवं विश्लेषण किया जाता है। यानी हर बच्चे का स्तर देखा जाता है, उसकी मनोवैज्ञानिक यानी मन की दशा, उसके मन की दशा देखी जाती है कि ये कितना सीख सकता है। क्योंकि हर बच्चा हर क्लास में हर बच्चा हर कैटेगरी का होता है, कुछ निम्न स्तर का होता है, कुछ उच्च स्तर का होता है, यानी हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो उनको एक प्रकार से भली भांति सिखाने के लिए तो शिक्षक का ही काम है कि उसको उसकी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम अपनाएं, कि उस हर बच्चे की मनोदशा देखें। यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और गतिविधियों का, यानी गतिविधि यानी मैंने आपको पहले भी बताया था एक्टिविटी, यानी हर बच्चे की एक्टिविटी
अलग अलग होती है। किसी की तो खेल कूद में होती है, किसी की पढ़ने में होती है, किसी की खेल कूद में होती है, किसी की मतलब डांस करने में होती है, किसी की गाना गाने में होती है। तो इस तरह के सब बच्चों की, किसी की वाद विवाद प्रतियोगिता में होती है, किसी की कहानी लेखन में होती है, किसी की निबंध लेखन में होती है, किसी की कविता लेखन में होती है। यानी हर तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे में पाई जाती है। सभी बच्चे एक समान तो नहीं होते हैं, कोई बच्चा समान नहीं होता है कि मतलब हर तरह की बात एक ही बच्चा करता है। तो विभिन्न प्रकार के छात्र हैं और उनमें एक्टिविटी भी हर तरह की अलग अलग है। तो यानी इन सभी गतिविधियों को बच्चे की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए हर सब प्रकार की गतिविधियों का संश्लेषण और विश्लेषण करके ही उन्हें आधारभूत पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यदि इस भी पाठ्यक्रम से बच्चे को संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। तो हम और तरह के साधन जुटाएंगे जिससे बच्चा अच्छी प्रकार से सीख सके। बच्चा जब स्कूल में या कॉलेज में आता है तो हमें शिक्षक को हर तरह की सामग्री जुटानी चाहिए जिससे बच्चे का मानसिक विकास ठीक हो। क्योंकि ये काम तो शिक्षक का है कि ये बच्चा किस तरह से सीख सकता है, इसको हमें कैसे समझाना है, कैसे इस बच्चे को अपने अंडर में लाना है हमें, तभी तो वो बच्चा सीख पाएगा। और यदि इन सब सामग्रियों से भी संतुष्ट नहीं होता है तो फिर हमें दूसरे पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ता है। यानी अनेक आधारभूत परिवर्तन किए जाते हैं। फिर अब हमारा अगला पॉइंट आता है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता। अब आप देखिए उपयोगिता क्या होती है, यानी लाभदायक, जो छात्र के लिए लाभदायक होती है। तो इसीलिए हमें उपयोगिता का सिद्धांत भी समावेशी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। इसीलिए जिससे बच्चे का विकास पूर्ण रूप से हो सके, संपूर्ण रूप से बच्चे का विकास हो सके। तो यानी उपयोगिता समावेशी पाठ्यक्रम में उपयोगिता के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसमें ये सामान्य छात्रों के लिए नहीं वरन यानी हर तरह के छात्रों के लिए होता है। जैसे हम केवल सामान्य छात्रों के लिए इसकी व्यवस्था नहीं करें, यानी बल्कि सभी छात्रों के लिए जिसमें अक्षम, अपवांछित, पिछड़े वर्ग के बच्चे यानी हर तरह के छात्र सम्मिलित होते हैं। तो इसमें यानी छात्रों के साथ साथ सामान्य छात्रों के स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है और फिर इस पर जो है विचार विमर्श किया जाता है कि कौन बच्चा कितना सीख लिया। यानी विचार विमर्श यानी हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में कि हाँ कौन बच्चा ने किस तरह का मतलब सीखा है, नहीं सीखा है उसने। तो इसमें सब प्रकार के छात्र आ जाते हैं जिससे सभी को समान रूप से उपयोगिता के सिद्धांत का लाभ मिल सके। यानी इसीलिए हमने उपयोगिता के सिद्धांत को भी समावेशी पाठ्यक्रम में जोड़ा है जिससे छात्रों का मानसिक स्तर भी उच्च शिखर पर पहुंच सके। तो इसमें तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें एक प्रकार के छात्र नहीं होते हैं बल्कि हर प्रकार के छात्र होते हैं। यानी अक्षम छात्र हैं, अपवंचित छात्र हैं, पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, यानी हर प्रकार के। और इसमें सामान्य छात्र भी आ जाते हैं। यानी सभी को एक प्रकार से शिक्षा दी जाती है जिससे किसी के अंदर कोई हीन भावना नहीं हो। अब हमारा अगला पॉइंट आता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकता। यानी बच्चे का यानी विश्व में एक प्रकार के यानी विश्व में
ये जो है संपूर्ण विश्व में एक प्रकार की होती है, क्योंकि कुछ स्थितियाँ जो होती हैं वो संपूर्ण विश्व में एक प्रकार की होती है, जिसे सार्वभौमिकता कहते हैं। तो इसमें जो है समावेशी पाठ्यक्रम में उन तथ्यों एवं सामग्रियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अधिकतम परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध हो सके, यानी हर तरह की परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध हो सके। जैसे हमने कहा, एक बालक पैरों से चल नहीं पाता, एक बच्चा जो है वो पैरों से चल नहीं पाता, और जो सामान्य बच्चे हैं वो ग्राउंड में दौड़ लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, और सामान्य बच्चे तो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन पैरों से जो बच्चा चल नहीं पाता वो बेचारा बैठा हुआ है, वो नहीं सीख सकता। तो हमें उसके लिए ऐसी प्रक्रिया करनी चाहिए जैसे हमारी अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, यानी योग संबंधित क्रिया हमें उसे कहनी चाहिए कि बेटा आप ऐसा है, आप दौड़ नहीं लगा सकते तो आप बैठ के अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करें, जिससे उसका शारीरिक विकास बना रहेगा। इससे तो बीमारियां नहीं होती हैं। कि अनुलोम विलोम कपालभाति तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यानी उसको हमें योग संबंधित क्रियाओं के बारे में बताना चाहिए। जो बच्चे दौड़ लगा रहे हैं वो तो दौड़ लगा ही रहे हैं, वो तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कबड्डी भी खेल रहे हैं, यानी खो खो भी खेल रहे हैं। और लेकिन जो बच्चा पैरों से चल नहीं सकता वो तो बेचारा बैठा हुआ है, फिर वो अपने अंदर हीन भावना लाएगा, ये बच्चे तो खेल रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए उसके अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए किसी दूसरे काम में लगा दिया जाए। जैसे उससे कहा जाए बेटा आप निबंध लिखिए बैठ के, या आप कहानी लिखिए बैठ के, आप कविता लिखिए बैठ के, या फिर आप अनुलोम विलोम करिए बैठ के। तो इस तरह से उसको इस तरह की क्रियाओं में लगा देना चाहिए। जैसे तो ये और फिर ये जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया जो होती है ये तो सामान्य छात्रों के लिए भी है, क्योंकि सामान्य वर्ग का बच्चा तो सब कुछ कर सकता है। जैसे वो दौड़ भी लगा सकता है, अनुलोम विलोम भी कर सकता है, कहानी भी लिख सकता है, क्योंकि उसका तो शारीरिक विकास ठीक है, तो वो तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमारे जो अक्षम और अपवंचित बालक हैं वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई दूसरा काम दे दिया जाए जिससे, और जब खेलने की बात है तो उनको जैसे लूडो कैरम वगैरह खेलने वो लोग सामान्य बच्चे दौड़ लगा रहे हैं तो उनको लूडो कैरम की व्यवस्था कर दी जाए कि आप लूडो कैरम खेलिए, और फिर ये लूडो कैरम भी सामान्य बच्चा भी खेल सकता है। तो इसलिए यानी हर विद्यालय में इस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो सभी के लिए उपयोगी हो, और ये इस प्रकार की, और फिर इसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है। यानी इस प्रकार की गतिविधियाँ सार्वजनिक रूप से स्वीकार की जाती है विद्यालय में, और इसका जो है हर विद्यालय में इसका निर्माण किया जाता है। यानी प्रत्येक विद्यालय में इसका प्रयोग होना अनिवार्य है, जिससे सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो हमारा जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अब मैंने आपको बता दिए 5 सिद्धांत, अब आप इसको करना, फिर मैं कल आपको अगला बताऊंगी। थैंक यू।